या नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स को। हाँ जी सर। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर शुभम चौहान है और मैंने अपनी एमबीबीएस राम मूर्ति से की है और मैंने दिल्ली में 2 साल काम किया है, ठीक है? और डायबिटीज़ के, बीपी के मैंने बहुत सारे मरीज़ों को ठीक किया है, उनका इलाज किया है, ठीक है? और भी जो फिजिशियन वाली बीमारियाँ हैं, वो सारी मैंने ट्रीट की हैं। ओके। और सर कैसा लग रहा है जियो से जुड़कर आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक है इसमें। क्योंकि सर जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमारे हेल्थ पार्टनर्स आपको पेशेंट दिखाते हैं और वो काफ़ी सैटिस्फाई भी हैं आपके रिस्पॉन्स से। तो ओके। जैसे कि हमने देखा कि हम जैसे मरीज़ें देखते हैं भाई कैसे-कैसे मरीज़ हैं जो हम ठीक कर रहे हैं। तो आपके हुँ, पास हुँ। ऐसा कोई केस आया हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ, जियो पे दिखाया तो ठीक हो पाया, अदरवाइज़ वो थोड़ा-सा लेट हो जाता? ऐसे अगर आपको कोई केस याद हो सर? हाँ, एक केस मेरे पास आया था, वो डायबिटीज़ का था केस। ओके तो सर। उनको किसी ने बता दिया था कि उनको इंसुलिन लगेंगी। मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि टाइप 1 था कि टाइप 2 था डायबिटीज़ में, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। तो उसको मैंने डिफरेंशिएट करके उनको बताया नहीं इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। वो पेशेंट थोड़ा घबरा रहा था, इंसुलिन की वजह से, इंजेक्शन की वजह से। तो उनको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उनकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे ले आए फिर अब। अब वो पेशेंट बिल्कुल ट्रीट हो चुका है, वो अपनी रेगुलर मेडिसिन ले रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि सही समय पर डायग्नोसिस होना भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर अगर डायग्नोसिस गलत हो जाती है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी रॉन्ग चला जाता है। तो वहाँ यस, यस। पे पेशेंट की जान भी जा सकती है, इतना भी जोखिम है हुँ। वहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके लिए सर अभी हमने एक हमारी जियो ऐप के अंदर एक नया फीचर लेके आए हैं, जो कि आज कल से हमारा लॉन्च भी हो जाएगा, जियो ब्रेन। इसमें क्या है कि जैसे अब पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, वो जियो हुँ, ब्रेन के अंदर उन्हें जस्ट टाइप करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हमारे हेल्थ पार्टनर उसको एप्लीकेशन के अंदर टाइप करेंगे। उसके बाद जो है हमारी एप्लीकेशन ही 7-8 क्वेश्चन पूछेगी कि अगर मान लो बुखार का ही अगर डाल दिया तो कितने दिनों से बुखार है, सर दर्द तो नहीं है और सर दर्द है तो मतलब फ्रंट में है, बैक में है, एक साइड है, 2 साइड है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें और फिर एक वहाँ पे एक डायग्नोसिस बनेगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे और कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एक नया फीचर भी ओके, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ओके। हाँ जी सर। तो ये हमारे हेल्थ पार्टनर के लिए काफ़ी लाभकारी होगा हमें उम्मीद है। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सर जैसे अभी हमारे वेदर चेंज हो रहे हैं तो हमारे हेल्थ पार्टनर्स के लिए आप कुछ टिप या कुछ बताना चाहो कि हाँ, हमें कैसे क्या कुछ ट्रीटमेंट देखना चाहिए? वेदर चेंज हो रहा है तो अभी मुझे लगता है डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने वाले हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उनको हेल्थ पार्टनर्स को बताना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में जो भी लोग हैं, वहाँ गंदा पानी ना कलेक्ट होने पाए, ठीक है? वो गंदा पानी ना पिएँ। कहीं पे गंदा पानी हो रहा है तो उसको साफ-सुथराई कराएँ। अगर बुखार हो रहा है तो तुरंत ट्रीटमेंट लें, ताकि आगे इन्फेक्शन बढ़ ना पाए, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुँ। ओह! और हमारे पा हेल्थ पार्टनर्स भी साथ में जैसे जुड़े हुए हैं तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ डॉक्टर से नमस्कार पूछना हो सर। तो? नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार। सर जैसे कि कोई मतलब कोई पेशेंट आते हैं शुगर जैसे कि 200 250 बढ़ा आता है, हुँ, हुँ। तो क्या 200 तक नॉर्मल माना जाता है डब्ल्यूएच के अगर अनुसार? अगर उनका देखिए खाली पेट शुगर आ रहा है, तो वो जी, 70 से 100 होना चाहिए, जी, ठीक है? अगर 100 से 125 के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पेशेंट्स के कंपैरिज़न में खाली पेट पे। और अगर 125 से ऊपर है, तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से उनको डायबिटीज़ है। लेकिन हम पहले ही टेस्ट में उनको डायबिटीज़ कन्फर्म नहीं करेंगे। हम जी, उनका जी, HbA1c कराएँगे, 3 महीने का ग्राफ लेंगे, अगर उसमें भी उनकी बढ़ी हुई आ रही है, तब हम उसको कन्फर्म करेंगे, हाँ, इनको शुगर है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है पेशेंट झूठ बोल देता है। वो चाय पी के आता है और टेस्ट करा लेता है, उसका 125 से ऊपर आ जाता है। हम उसको डायबिटीज़ कन्फर्म कर देंगे। हमने उसको डायबिटीज़ की दवा दे दी, उसकी शुगर अगर नीचे हो गई, ठीक है? तो उसको और भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना? और अगर भरे पेट में वो आ रहा है, तो 200 से अंदर होनी चाहिए। जैसे किसी का शुगर 400 बता रहा है लेकिन उसको कोई भी लक्षण शो नहीं कर रहा है पेशेंट तो को। शुगर और बीपी एक ऐसी बीमारी है जिनमें कोई सिम्पटम्स नहीं होते हैं, है ना? जी, जी, शुगर और बीपी में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है पेशेंट को सिम्पटम्स ही होंगे। अगर 400 आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरत वो बोलता है कि हमको हाँ। कुछ तकलीफ है नहीं तो हम ट्रीटमेंट क्यों लें? नहीं, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर उसकी 400 आ रही है, उसके अंदर ही अंदर ऑर्गन डैमेज हो जाएँगे धीरे-धीरे करके। उसकी किडनी में दिक्कत आएगी, उसकी आँखों में दिक्कत आएगी आगे चल के, ठीक है? उसको पहले ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस चीज़ का। बाद में दिक्कत आएँगी तब ट्रीटमेंट थोड़ी लेना होता है जी, ना? जैसे एक हम रेगुलर जैसे
हम अपने पेशेंट से बोलते हैं कि रेगुलर चेकअप कराएं, ठीक है, क्यों बोलते हैं? ताकि उनकी कोई चीज थोड़ी बहुत भी बढ़ी हुई आ रही है हम उसको पहले ही ट्रीट कर लें, जी। उनके ऑर्गन ना डैमेज हो पाए। सर एक लड़का आया था हमारे पास, लगभग 12 साल का था। पर उसका शुगर मतलब कि हमने 21 चेकअप में जांच किया था, 600, 650, 700 ऐसे आ रहे हैं। तो हमने उसको इंसुलिन के तो इंजेक्शन, इसको इंसुलिन की जरूरत थी, उसको इंसुलिन की ही जरूरत थी। उसके बाद टेबलेट टेबलेट वेबलेट नहीं दे सकते थे ना। नहीं, इंसुलिन देके पहले हम उसकी शुगर को कंट्रोल में लाएंगे, हम उसकी शुगर को 70 तक लाएंगे, 100 तक लाएंगे। उसके बाद जब हम देखेंगे कि उसकी कौन सी डायबिटीज है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 2 है तो मेडिसिन पे रखेंगे, और अगर टाइप 1 है तो उसको लाइफ टाइम इंसुलिन लगेंगी। लाइफ टाइम। तो साला ठीक है। लगता है उसका लाइफ टाइम था कि जब तक इंसुलिन लगाते हैं तभी तक उसका मतलब महीने दिन में तो अच्छा, नहीं तो तो ऑटोमेटिक तो शुगर। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है कि अगर 40 साल से या 35 साल से कम का पेशेंट है तो उसके मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है उसको टाइप 1 डायबिटीज ही होगी। और टाइप 1 का मतलब होता है कि इंसुलिन ही लगेगा उसको, उसको दवा से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और टाइप 2 जो होती है वो दवा से कम होती है। और सर जैसे बीपी पेशेंट आता है, बीपी किसी का 140, 150, 160 से, इसका क्या मतलब बढ़ा है बीपी की वजह से? वो डिपेंड करता है एज पे, वो एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कोई 60 साल का है, जी जी किसी की 60 ईयर एज है और उसका बीपी 150 है, 140 है, तो उसको हम नॉर्मल रेंज में कंसिडर करेंगे। जी जी, नॉर्मल ठीक नहीं। है, हाँ, नॉर्मल रेंज में कंसिडर करेंगे। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि 140 को भी हम नॉर्मली रखते हैं। जी 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 ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। ओके। बिल्कुल सर। इसके लिए, इसके संदर्भ में एक चीज और मैं कहना भी चाहूंगा सर कि जैसे हमारे हेल्थ पार्टनर्स के लिए कि एक नई हम एक मशीन लेके आ रहे हैं, माइक्रो एल्बुमिन, ओके। जिसके अंदर क्या है कि जो माइक्रो लेवल तक का जो टेस्टिंग है कि मान लो कि किसी को डायबिटीज होने वाली है इन फ्यूचर, कुछ भी, या फिर कुछ भी उनको यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, उसकी टेस्टिंग 4 से 5 साल पहले वो आपको बता देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो समय ओके। रहते उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब आप भी अगर कुछ बताना चाहो कि माइक्रो एल्बुमिन जो टेस्ट है उसका कितना हेल्प है कि हमारे हेल्थ पार्टनर्स के लिए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी को शुगर होती है तो उसका माइक्रो एल्बुमिन रेशियो बिगड़ता है। ठीक है, अगर हम उसको पहले ही पता कर लेंगे, ठीक है, तो हम पेशेंट को और अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज है, बीपी है, ये सब ऑर्गन डैमेज करती है आगे चल के। ठीक है, अगर उन चीजों को हम पहले ही पता कर लेंगे, पहले ही रिकवरी दे देंगे पेशेंट को, तो आगे चल के पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी उससे। ये सर, वही है कि हम्म। वो मशीन जो है वो एक आपको विद इन 10 मिनट्स आपको रिपोर्ट भी देगी। और हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हमारे सारे जियोमेट्री क्लिनिक्स पे वो मशीन भी रखे और विद इन 10 मिनट्स उसके रिजल्ट आने वाले हैं। और माइक्रो लेवल पर वो टेस्टिंग करेगी, तो जितने भी गांव के लोग हैं, क्योंकि क्योंकि देखो। ये सर। हाँ जी, क्योंकि रूरल एरियाज में मैंने ये देखा है हम्म, कि बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं। ठीक जी। है, अगर ये मशीन होगी तो हम उसको पहले ही पता कर लेंगे, उससे पहले ही हम क्योर कर लेंगे पेशेंट को। ये है सर। ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भी यही प्लान है कि जो है मरीज आए, वो कई बार क्या होता है कि ज्यादा ही मतलब खस्ता हालत हो जाती है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि उनको डायबिटीज है या उनको हम्म। कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कुछ भी इस हम्म। टाइप का है। तो उसको प्री डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए वहाँ पे, तो वो ट्रीटमेंट भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम दे पाए वहाँ पे आप लोगों की हेल्प से। ओके। ओके। बिल्कुल। और हमारा हेल्थ, कोई और हेल्थ पार्टनर कुछ पूछना चाहता हूँ। सर ईसीजी मशीन आने वाली थी, नहीं आई? हाँ सर, बिल्कुल ईसीजी मशीन आपके इस मंथ एंड तक आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए भी हमारी जो है टेक्निकल एंड से काम चल रहा है, और जल्दी ही वो भी आप लोगों के पास आ जाएगी। क्या? अभिषेक सर, एक बार आप म्यूट कर दीजिए राजीव जी को। सर, हमारे और कोई हेल्थ पार्टनर कुछ पूछना चाहें हमारे डॉक्टर से? सर आप म्यूट पे हो। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं सर ईसीजी जो होगा उस किस बेस में हम लोग कर पाएंगे सर? मशीन जो आएगी उस किस बेस में हम कर पाएंगे सर टेस्ट? जैसे बेस। किसी, हाँ। अच्छा आप हाँ, बता दीजिए। कैसे कर पाएंगे तो हम लोग जानेंगे तभी तो कर पाएंगे सर। जैसे किसी मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, चेस्ट जी पेन जी ऐसा चेस्ट पेन नहीं, जैसे कोई मरीज होते हैं उनको एसिडिटी होती है, वो उनको भी चेस्ट पेन समझते हैं। चेस्ट जी पेन ऐसा होना चाहिए जैसे उनको लगे उनके सीने पे किसी ने पत्थर रख दिए हो, अंदर से कोई जी चेस्ट पेन निकल के आ रहा हो, ठीक है, उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही हो, ठीक है, उनके जी लेफ्ट शोल्डर पेन हो रहा हो। इस बेसिस पे एक क्राइटेरिया रख के हम उनका ईसीजी करके देखेंगे कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, हार्ट की रिदम में कोई दिक्कत तो नहीं है। है ना, ये क्राइटेरिया रखेंगे हम उस चीज का।
तो लेफ्ट साइड ही सजेस्ट, किसी का राइट साइड रहेगा तो उसका जरूरी है या लेफ्ट नहीं शोल्डर, वो? लेफ्ट, क्योंकि जो पेन होता है हार्ट से वो लेफ्ट शोल्डर पेन होता है, रेडिएट होता है पेन वो। ठीक है, अगर जी किसी को जी लेफ्ट जी शोल्डर पेन है, सीने में ऐसा दर्द हो रहा है कि किसी ने पत्थर रख दिए हो, अंदर से दर्द निकल के आ रहा है, ज्यादा एजेड है, ठीक है, उसमें हम ईसीजी उसको रिकमेंड करेंगे। जी ओके। ठीक है। विक्रांत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हेलो। हेलो, हाँ जी बोलें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये हम पूछना चाह रहे थे कि मान लीजिए जैसे अगर शुगर या बीपी किसी को मन स्टार्ट होता है, तो हम मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि कितना एज से स्टार्ट हो सकता है? फॉर इसका कोई एग्जाम्पल। क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी को डायबिटीज कंजेनाइटल भी होती है, बचपन से ही होती है, किसी को 30 साल पे पता चलती है, किसी को 35 साल पे पता चलती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 35 से 40 या 50 के बीच में लोगों का पता चल जाता है शुगर के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उनका रेगुलर चेकअप पेशेंट का होना चाहिए। हर साल 2 साल में उनकी जो शुगर की जांच है वो होनी चाहिए, है ना। अगर उनकी शुगर बढ़ी हुई आती है, फिर हम उनका 3 महीने वाला ग्राफ लेंगे, HbA1c जो कराते हैं, वो टेस्ट करा के कंफर्म कर देंगे कि इसको शुगर है। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर पेशेंट जांच ना कराया हो, एक ठीक है इंटीरियर एरिया से बिलोंग करता हो, जांच ना कराया हो, तो उसका कोई सिम्टम जैसे जल्दी जल्दी जी, पेशाब होना और बिल्कुल कुछ। होता है, बिल्कुल होता है। इसके 3 सिम्टम्स होते हैं। उनको जी बार बार पेशाब आएगी, उनका वजन गिरेगा, ठीक है, उनको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, भूख खाना ज्यादा खाएंगे लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। ये इनके सिम्टम्स हैं जी। शुगर तो के। ये सर, पसीना ज्यादा आएगा। सर 1 मिनट, जैसे उसको जो मान लीजिए बार बार बाथरूम अगर जाना होगा, तो मतलब वो रात को ज्यादा जाएगा या दिन में ज्यादा जाएगा? वो 24 घंटे जाएगा। 24 घंटे। हाँ, रात दिन का कुछ नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। तो उस समय मतलब उसको परहेज में क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या मतलब उसको प्रिस्क्राइब परहेज किया में कार्बोहाइड्रेट्स डाइट्स जो हैं, जिसमें जी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, वो डाइट बिल्कुल बंद करनी है, जैसे रोटी चावल। ठीक है, उसको सब्जी बोलना है खाने को, सब्जी जी ज्यादा खाए वो। रोटी चावल उसके बिल्कुल बंद कराने हैं, सब्जी ज्यादा जी खाए, ठीक है, सलाद ज्यादा खाए। ये सब चीजें उनको ज्यादा खाने को बोलनी है, पानी ज्यादा पीने को बोलना है। जी। सर, एक मिनट और पूछ रहे थे लेकिन कि एक मान और चीज है, अगर कोई जी पेशेंट आपको लगता है कि इसको शुगर के चांसेस हैं, उसका जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। जी सिम्टम्स के कंफर्म नहीं हिसाब से हम कभी नहीं बोल सकते कर इसको शुगर है, क्योंकि ये सारे जी जी। सिम्टम्स और भी केसेस में हो जाते हैं, और भी डिजीज है उसमें भी ये सिम्टम्स बनते हैं, थायराइड में ये सिम्टम्स बन जाते हैं। सर, मान लीजिए अगर वैसा वो कोई मतलब शुगर पेशेंट अगर है, ठीक है, अगर हम्म। उसको लूज मोशन वोमिटिंग दोनों सेम मतलब दोनों ही हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या मतलब आईवी फ्लूइड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? उस कंडीशन में मुझे लगता है उसकी जो दवा चल रही है मेटफॉर्मिन के साथ, जो उसकी दवा चल रही है वो गलत चल रही है, तभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले उसकी दवा देखेंगे कि पेशेंट दवा क्या खा रहा है। अगर वो दवा गलत खा रहा है तो उसकी पहले दवा चेंज करेंगे। ठीक है। और आईवी फ्लूइड्स से अच्छा हम उसको ओआरएस रिकमेंड करेंगे पहले। ठीक है। सर ये कह रहे थे जैसे किसी पेशेंट में शुगर का पेशेंट है, तो जैसे उसको इंजेक्टेबल करते हैं, कमर में आइगम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें पकने के चांस ज्यादा रहते हैं, मतलब पकने के चांस। हाँ, शुगर पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या नाम है, कोई भी चोट लगेगी कुछ लगेगी तो हीलिंग उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे आप जो बोल रहे हैं पकने के चांसेस, बोल सकते हैं कि हाँ उनके पकने के चांसेस नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी उनका किसी इम्यून से सिस्टम लगा, वीक हो जाता है। किसी किसी का तो नहीं पकता, शुगर है फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। वो डिपेंड करता है, किसी की शुगर अनकंट्रोलेबल रहती है, दवा खाने के बाद भी शुगर की कंट्रोल नहीं है, या पेशेंट दवा नहीं खा रहा है, या पेशेंट मीठा खा रहा है ना। जी। वो उस चीजों पे डिपेंड करता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस चीज के। तो हम कैसे पता चले कि इसके मतलब अगर शुगर पेशेंट है, इंजेक्शन लगाने आया, तो कैसे सिम्टम्स रहे कि हम इसको इंजेक्शन न लगाए तक पक जाए? उसकी शुगर की टेस्ट करिए। शुगर तो नॉर्मल कितना होना चाहिए तो लगा दें इंजेक्शन कमर में? नॉर्मल अगर फास्टिंग में है तो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। हाँ, फास्टिंग और रैंडम अगर आप लेंगे तो 140 से 200 के बीच में होना चाहिए। ऐसे इंजेक्शन लगा सकते हैं, आइए, है ना? हाँ हाँ, इंजेक्शन लगा सकते हैं शुगर पेशेंट्स को, उसमें कुछ नहीं है। हम शुगर पेशेंट को स्टेरॉइड भी देते हैं। कोविड के टाइम में हमने शुगर पेशेंट्स को स्टेरॉइड भी दिए थे। फिर स्टेरॉइड जब हमने उनको दिए थे तो उसके साथ हमने इंसुलिन भी लगाई थी।
ताकि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे। सर बीपी किसी का है तो बीपी में भी इंजेक्टेबल शायद नॉर्मल है तभी लगा जाए, हाई लेवल में इंजेक्शन नहीं लगाया जाए। बीपी में अगर किसी का 180 से 200 के बीच में है तो सीधे इंजेक्शन ही देंगे उस पेशेंट को, उसके बाद उसको दवा पे लेके आएंगे। अच्छा सर किसी की फीवर है, बुखार ज्यादा है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेबलेट देके टेम्परेचर डाउन करते हैं, है ना। अगर उस समय अगर माई मिस्टेक इंजेक्शन लग जाए फीवर में तो सर क्या होता है, इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो भी फीवर डाउन होगा, वो इंस्टेंट डाउन करा देगा फीवर को, है ना। मतलब एंटीबायोटिक भी डाउन करा देगा। लेकिन अगर किसी को फीवर है तो हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमें पता करना चाहिए उसको फीवर किस वजह से है। हमने फीवर तो डाउन कर दिया लेकिन हमने कॉज नहीं फाइंड आउट किया, उसको दोबारा फीवर आ जाएगा। तो हमें कॉज फाइंड आउट करना चाहिए कि वो वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, वो किस चीज का फीवर है, यूटीआई भी हो सकता है जैसे ना। कि फाइबर जैसे जैसे कि वायरल फीवर आ रहा है तो अगर फीवर हाई मतलब 100 फीवर है उसको तो तो हमने उसको टैबलेट से ट्रीट करिए। अगर 100 फीवर है टैबलेट से ट्रीट करिए। 102 103 फीवर आ रहा है तब हम उसको इंजेक्टेबल देने की सोचेंगे, प्लान करेंगे। एंटीबायोटिक तो दे सकते हैं सर उतारने के बाद, अगर बीच में अगर लगा देते एंटीबायोटिक के लिए भी डिपेंड करता है कि उसको कौन सा फीवर है ना। अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट जब करते हैं बिना टेस्ट, जब हम टेस्ट नहीं कराते हैं तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसको मलेरिया है, डेंगू है या कोई सा भी बुखार है तब हम उसको प्लान करते हैं कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ठीक है। सर वायरल में टैक्सिन वगैरह तो दे ही सकते हैं काफी। हाँ हाँ ये सब दे सकते हैं, वायरल फीवर में दे सकते हैं डेंगू है क्योंकि वायरल में हमें कॉज नहीं पता होता है ना। तो डेंगू है जी सर नमस्कार। जैसे डेंगू है नमस्कार जी। सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, एक पेशेंट मेरे पास है सर, उनका वजन बढ़ा हुआ है, उनको थायराइड है, थायराइड की दवा खा रही है, फिर उनकी थायराइड चेक करने पर नॉर्मल आ रहा है और थायराइड की दवा उनके 25 mg परमानेंट चल रही है, उसके बाद 25 उनकी वजन माइक्रो बहुत तेजी 25 माइक्रोग्राम होगा ना जी थायरोक्सिन। तो सर उनके सर वजन बढ़ रही है बहुत तेजी से। उनका वजन बढ़ रहा है, उनको शुगर की दिक्कत तो जी नहीं है। नहीं सर, शुगर का जांच हुआ था पिछले करीबन 1 हफ्ता पहले, तो शुगर उनको नहीं बता रहा है। तो उनका एक बार HbA1c कराना पड़ेगा, 3 महीने का शुगर का ग्राफ देखें। ठीक है। जी जी हाँ और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है हाँ वजन सर, ऐसा होता है वजन तो बढ़ा हुआ है, लगभग मैं पेशेंट आपको का उम्र मैं आपको 27 एक साल के क्राइटेरिया आसपास। मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे जी मान जी लीजिए किसी पेशेंट का वजन 50 kg है, अगर उसका 10% वजन बढ़ रहा है जी 3 से 4 महीने, तो हम जी उसको वजन बढ़ना नहीं बोलेंगे। और 10% वजन घट भी रहा है तो हम उसको घटना नहीं बोलेंगे। जी जी। ठीक है लेकिन सर उस ये समय रेशियो ग्राफ से ज्यादा बढ़ रहा है, उनका वजन ज्यादा हो गया है। कितना हो गया है? 27 उम्र होगा उनका, लगभग 90 kg के आसपास उनका वजन दिखा रहा है। पेशेंट मेल है तो फीमेल है? फीमेल है सर, फीमेल। और भूख कैसी लगती है उसको? भूख वगैरह तो सर बहुत लगता है, बताती है। भूख बहुत ज्यादा लगता है तो एक बार जी उनका जी। शुगर का HbA1c करा के देखिए। अगर सर उनको एक प्रॉब्लम है, जैसे उनको फीवर वगैरह आता है, कुछ ऐसा चीज होता है, या फिगर हो गया, फीवर हुआ या किसी चीज का पेन होने लगा, तो उनको घबराहट सा बहुत ज्यादा होने लगता है, मतलब लगती है घबराने बहुत ज्यादा, उनके सीने में धड़कन उनका बढ़ जाता है, इस तरह से उनको सिम्टम आने लगता है। पैल्पिटेशंस होते हैं उनको। उनका हीमोग्लोबिन जी देखा था आपने? हीमोग्लोबिन देखा था उनका? हीमोग्लोबिन सर कम है उनको, हीमोग्लोबिन 8 के समथिंग है, 8 8 8 के 8। समथिंग है। और आरबीसी? आरबीसी सर याद नहीं, आरबीसी नहीं दिखा। अच्छा इसके आरबीसी लिए आप मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा सर कि जैसे हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, वो जैसे हमारे डॉक्टर अभी बता रहे हैं, आपको एक कॉमन चीजें बता रहे हैं, बट अगर आप लोग कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप हमारे जैसे डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं वहाँ हाँ पे। पेशेंट अवेलेबल हो जी जी और उनके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे सामने हो। हाँ। ठीक है, तब उसमें कोई कंसिडर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है क्या नहीं हो नहीं सकता सर, है। हमारा करने का यही अच्छा तात्पर्य और था दूसरी सर, चीज, उनके लिए क्या अच्छा किया जाए। मैंने बोला आप एक बार उनका HbA1c करा के मुझे दिखाएं। ठीक है। जी जब आप बोल जी रहे हैं ना सर। उनको शुगर नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका 3 महीने का ग्राफ देखेंगे, उसमें पता जी लगेगा। ठीक है। जी 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 सर। हाँ उसको ये सब करा के टेस्ट कराए जाएंगे उनके सारे, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तब रूल आउट कर पाएंगे। बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं वेट गेन के, है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। हम्म। ओके वहाँ सर, पे थैंक यू कुछ सर। और भी कुछ भी अलग भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं वहाँ पे, जो आप लोग मिस कर जाओ, वहाँ पे डॉक्टर मिस नहीं करते हैं वहाँ पे, वो पहले केस हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद ही वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर से कि आप लोग जहाँ पूछो क्वेश्चन पूछो, बट अगर आप कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही आगे उसको फॉरवर्ड करके इसको।
हेलो हेलो, हाँ जी वीरेंद्र जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अपन टीएसएच में T3 T4 कब कराते हैं? थायराइड में हाँ। वो डिपेंड करता है, जैसे किसी पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, किसी पेशेंट का मान लीजिए वेट लॉस हो रहा हो, ठीक है, किसी पेशेंट को स्वेटिंग ज्यादा है, वेट लॉस हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, तब हम इसका थायराइड की जांच कराते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि इसकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर T3 ज्यादा हो तो फिर? हेलो हेलो सर, मैं पेशेंट है हाँ मेरे सामने अगर भी है। हाँ जी, हेलो जी हाँ सर, अगर 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 उसका T3 ज्यादा होगा तो पेशेंट्स को जैसे उसके बाल झड़ने लगेंगे, उसका गोइटर निकल आएगा। ठीक है, गोइटर तो आप जानते होंगे, जैसे एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो हो जाता है। ठीक है, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, हाथों में शेकीनेस होगी। ठीक है, उसके जो बाल मूवमेंट्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, घबराहट होगी पेशेंट को, तब T3 ज्यादा होगा, उसके सिम्टम्स ये सब आते हैं उसको। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? टैबलेट? उसके लिए क्या नाम है, हम डिपेंड करेंगे उसका लेवल कितना है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि थायरोक्सिन कितना देना है उसको। और T4 ज्यादा हो तो? हेलो, T4 ज्यादा हो तो? T4 अगर उसका पेशेंट का ज्यादा होगा तो उसका वजन गिरने लगेगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, भूख बढ़ जाएगी, उसको घबराहट होगी। ठीक है। हम्म, उसके लिए क्या नाम है, दूसरी तरह की दवा चलती है फिर उसकी, उसको हम प्लान करते हैं, उसको हम सारा देखते हैं, उसका T4 T3 TSH, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेट होते हैं। ठीक है, तो सारा देख के ही उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और जैसे पैरों में जलन हो तो? मैडम कॉल आया क्या अभी? पैरों में जलन होती है तो सबसे पहले पेशेंट का हम क्या नाम है बीपी देखेंगे, है ना, सबसे ज्यादा मेन चांसेस होते हैं कि उसका बीपी बढ़ा हुआ निकलेगा। ठीक बीपी है, उसके किडनी में बीपी दिक्कत हो। जी, 120 रहता है। बीपी 120 तो उसका KFT कराएंगे फिर। कौन सा? KFT किडनी की जांच कराएंगे उसकी। कितनी एज है अच्छा, पेशेंट की? ओके। 35। 35 एज है। शराब वराब पीने की कोई हिस्ट्री है उसकी? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसकी किडनी की कराएंगे एक बार। और बैक एक होता है। बैक पेन होता है तो हाँ, बैक पेन को तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं, हो सकता है उसकी कोई नस वस दब रही हो, उसमें झंझनाहट वाला पेन भी होगा साथ में पेशेंट को। बराबर। हाँ, ठीक है, तो अगर झंझनाहट वाला दर्द है तो उसके लिए हम उसका CT स्कैन या MRI रिकमेंड करेंगे उसको। उसमें हम देखेंगे अगर उसकी नस ज्यादा दब रही है तो ऑपरेशन बताएंगे उसको, और अगर दवा से ठीक हो सकता है तो दवा बताएंगे उसको। जी जी जी। और एक पेशेंट था, हमने जियो में दिखा था, उसको स्पॉन्डिलोलाइटिस था, तो पेशेंट रिकवर हुआ नहीं है। वो चल रहा था लेकिन अच्छा नहीं हुआ फिर। मीन्स अच्छा नहीं हुआ मतलब? पेशेंट को पेन चालू ही था। नहीं तो बैक पेन। उसको कहीं तो कोई पैरालिसिस हो गया था क्या? जी जी जी। हाँ, जी। तो ऐसे केस को आपको ना ऑर्थो में रेफर कर देना चाहिए, है ना, ऐसे केस को आप डील ही ना करें। ठीक है, अच्छा। ऑर्थो वाले इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हम्म, हम्म, ओके। ओके। हमारे और कोई हेल्थ पार्टनर कुछ पूछना चाहते हो? जी जी सर, एक सवाल मेरा है सर। हम्म, अभी सर सभी को लगभग हिल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है सर, क्यों हो रहा है सर? आमतौर में हर व्यक्ति को होने लगा है सर हिल पेन। जैसे सो के उठता है तो पूरा चल नहीं पाता है सर ये। होती है पेशेंट? क्या सर? एज कितनी होती है पेशेंट की? एज है लगभग 30 के 35 के करीब में है सर। फीमेल्स में ज्यादा देख रहे हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल फीमेल में ज्यादा है। तो फीमेल्स हिल्स पहनती हैं आजकल, उस वजह से भी उनको पेन हो सकता है, लेकिन ऐसे हम कोई क्राइटेरिया वो नहीं करेंगे जब तक उनकी कोई स्वेलिंग नहीं आ रही हो। ठीक है, पैरों पर जी, स्वेलिंग भी रहती है उनके? हल्का स्वेलिंग भी है सर। हल्का स्वेलिंग भी रहता है तो उन पेशेंट से आप बोलिए कि पैरों के नीचे तकिया लगा के सोएं, पैरों को थोड़ा जी, ऊपर करके सोएं, और उनका बीपी जरूर देखें। बीपी नॉर्मल है सर। ठीक है। हाँ, लेकिन उनको शुगर भी है सर थोड़ा। हाँ, उनका बी अच्छा, शुगर भी रहता है तो शुगर कंट्रोल करी जाएगी उनकी, शुगर के लिए जी मेडिसिन बताई जाएंगी। ठीक है, और जी। पेन के लिए पेन किलर्स दिए जाएंगे, ठीक हो जाएगा हाँ वो। उनका सर
उनका दवा चल रहा है सर, लोग वो पटना से दवाई करा रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास परसों आई थी तो हमने बोला था हम अपने हेल्थ पार्टनर जियो से दिखाएंगे, तो वो बोले कि दवाई मेरा चल, हम तो देखिए छोड़ इसमें दिए ना फिर। देखिए इसमें ना थोड़ा पेशेंट की भी गलती होती है। होता क्या है कि पेशेंट को हमने बीपी बता दी कि आपको बीपी है। पेशेंट क्या करता है, वो 4 दिन दवा खाता है बीपी की, 5वें दिन वो बंद कर देता है, उसका बीपी नॉर्मल आ जाता है, वो 5वें जी दिन सर। बंद कर देता है, फिर 1 महीने बाद वो फिर आता है, फिर उसका बीपी बढ़ा हुआ निकलता है। इससे क्या होता जी है ना, नसें कमजोर होती हैं, है ना। आप दवा खा रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, फिर दवा खा रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, इससे उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं पेशेंट्स की। ठीक है, जी इस वजह से उनको आगे चल के ज्यादा दिक्कत होती है। ओके ठीक ये है। बहुत अच्छी बात बताई सर, ये तो आपने कि जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको एक बार कंप्लीट अच्छा, करना चाहिए ठीक साइड ठीक फिर उसकी। ठीक ऐसा ठीक। ना है कि उसको बीच में छोड़ दें, नहीं तो फिर वो उनके लिए ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट टाइम उसको बीपी कंट्रोल करने में और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली जी जी जी। है। हाँ, तो ओके सर। ये तो है कि हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो सर कि गुड पेशेंट आफ्टरनून। ठीक होते ही छोड़ दे। हाँ हेलो। जी सर बताइए। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर मैं मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ, श्री राम हाँ जी, जियोमेट्रिक क्लिनिक से। जी बोलिए। सर मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जियो ई मित्र क्लिनिक के माध्यम से हम किस टाइप का पेशेंट देख सकते हैं, कैसा इलाज कर सकते हैं। जियो क्लिनिक के ही माध्यम से जो भी पेशेंट नॉर्मल जो रिकवरी कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, जी ठीक जी है, उनको हम देख जी सकते हैं। अब कोई पेशेंट मान लीजिए डर्मा का है, उसको विटिलिगो है, उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलना है, तो हमें उसको जी जियो जी के माध्यम से ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, जी उसमें जी। डर्मेटोलॉजिस्ट हमसे ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो इस सर टाइप के पेशेंट हम ऑनलाइन भी नहीं देख सकते। सर ठीक जैसे है। हमारे पास रावत जी करके हैं, रीवा के दरमा वाले, हम्म तो जैसे वो हमारे जियो मित्र क्लिनिक से जो है जुड़े हुए हैं फ्रेंचाइजी से, हम्म। तो जैसे पेशेंट दिखाते हैं तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है क्या। नहीं, दिक्कत के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मेरा मतलब ये है कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट फॉलो अप पे नहीं आता है। जी अगर जी पेशेंट फॉलो अप पे आ रहा है, जियो पे दिखा रहा है, तो वेल एंड गुड है। जी जी। बिल्कुल सर, है हमने ना। तो ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जो 6-7 साल से स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और हाँ डॉक्टर हाँ भी हाँ, के वही सुनकर वही हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट का फॉलो अप होना चाहिए इन केसेस में। ठीक है, अब किसी को सर्जरी की जरूरत है, ठीक है, तो वो हम ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, मामू, है ना। किसी को चाहे वो हर्निया दवाई और हाइड्रोसील है। सेमिनार चल रहा है, मैं आपको शुगर के बारे में जानकारी तो जी। वही है सर कि जैसे क्रोनिक काफी, जैसे हमने पेशेंट ठीक करे हैं जो कि 6-7 साल से 8 साल से स्किन की अच्छा, प्रॉब्लम को फेस अरे कर रहे थे। अगर हाँ, पेशेंट फॉलो अप करा रहा अगर पेशेंट फॉलो अप करा रहा है, तो हम हम्म, ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं उसको। अब किसी को हर्निया हाइड्रोसील है, वो तो नहीं ट्रीट कर सकते, हाँ, वो ना तो उसके लिए कोई दवा हम्म, है ना। वो तो उसका प्लान ही सर्जरी करना पड़ेगा। वो तो है सर। वो है कि वहाँ पे अगर मान लो कि कोई अगर इमरजेंसी केस भी है, वो अगर वहाँ पे उनको कुछ ग्लूकोज वगैरह या फिर कुछ भी इंजेक्टेबल हाँ, है तो मैं अगर प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती हैं, तो हम्म, ट्रीट हो जाएगा पेशेंट। हाँ, वो प्रॉपर गाइडलाइंस के ऊपर है। yes, ओके। सर हम्म एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, जो है जियो हम्म मित्र के माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब लिखते हैं आईपी लाइन चलाने के लिए, हम्म इंजेक्शन वगैरह के लिए, हम्म। तो उसमें कोई अपने स्थानीय जो है सीएमओ वगैरह का कोई वो तो इश्यू नहीं रहता सर। मीन्स समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं। जैसे इंजेक्शन लिखा गया उसके लिए। जैसे जियो ई मित्र के माध्यम से हम लोग इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट दिखाते हैं, हम्म उसमें कोई कोई पेशेंट ऐसा भी आ जाता है कि उनको आईवी लाइन भी चलाना पड़ता है, हम्म इंजेक्शन भी देना पड़ता है। हम्म। उस दौरान मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई उस तरह का गजटेड अधिकारी आता है, तो हम इसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, ये जानकारी तो आप लेना उसको चाहता आप था। तो आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं ना, जी जी है ना। डॉक्टर शुभम, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जी हाँ जी जैसे मनोज जी, अगर आप एक अगर एलिजिबल हो कि वहाँ जी पे इस चीज के लिए कि आप इंजेक्टेबल दे सकते हो वहाँ पे, अगर आप जी जी सर्टिफाइड हो, वहाँ एलिजिबल हो उस चीज के लिए, तो आप जी उसको जी। कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ अगर अच्छा आप अच्छा। एलिजिबल नहीं हो तो फिर वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया उसको दिलवा सकते हो कहीं से। जी जी हाँ, ये चीज अगर आप उस चीज के लिए सर एलिजिबल हो तो आप कंटिन्यू कर अगर सकते अगर सर एलिजिबल इंजेक्शन लगाने के लिए एलिजिबल हैं, हो। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ठीक है, हाँ हाँ हमने हाँ पेशेंट को बाटल लगाया हूँ, IV फ्लूइड बराबर दे रहा हूँ, ठीक है, उस समय पर कोई BMO CMO कोई आता है, तो अगर उसमें कुछ क्या किसके माध्यम से लगा रहे हो, भर्ती कैसे किए हो,
बेड का रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? नहीं, अगर आप एलिजिबल हो सर उस चीज के लिए तो क्या दिक्कत होगी इसमें? आप रजिस्टर्ड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती इसमें। डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है और आप उस काम को करने के लिए एलिजिबल हो, तो कोई इशू है नहीं अब उसमें। एलिजिबल जैसे हमने वो किया हूँ, पैरामेडिकल भी, फार्मा भी है, तो एलिजिबल तो है हूँ। हाँ, जैसे अगर आपने बी फार्मा में भी दो तीन तरह से रजिस्टर्ड होते हैं हमारे क्लिनिक। एक हमारे डिस्पेंसरी होते हैं, एक हमारे प्रैक्टिस बेस होते हैं। तो जी वो जी आपका कौन सा क्लिनिक है वो भी डिपेंड करता है उसको। जी तो जी आप जो मैं जियो मित्र क्लिनिक लिया हूँ जो है, हम्म। जी जी, और हमने पैरामेडिकल भी किया हूँ। वही है सर कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने बेड, जैसे मैंने बेड रखा हूँ, बेड है क्लिनिक में, हम्म। तो उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं उठेगा? 2 बेड रखा हूँ तो? अगर आपने बेड रखा है और आपने वो बेड को रजिस्टर करवा रखा है अपने डीआई के पास में वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है उसमें। अगर सर अब बेड कहाँ रजिस्टर्ड, 2 बेड कहाँ रजिस्टर्ड हो पाएगा? अगर बिल्कुल, अगर आपको उसके लिए आपको विजिट होती है वहाँ पे, वो चेक करते हैं कि आपके वहाँ पे प्रॉपर स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो भी वहाँ से पासिंग होती है, अगर वो पास हो जाते हैं वहाँ से आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बेड रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा सर? बेड का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? आपको वहाँ पे आपके जहाँ पे आप आपने क्लिनिक आपका रजिस्टर करवाया था वहीं पे होगा वो भी। तो हमने जियो मित्र क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन लिया हूँ ना, तक थोड़ी क्लिनिक का लिया हूँ, बीएमओ सर से लिया हूँ। हाँ, नहीं, आपने जियोमेट्री क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन लिया है जी और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, अगर आपका क्लिनिक प्रैक्टिस बेस है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हो रजिस्टर। ओके जी जी। ठीक, तो कहाँ बीएमओ सर करेंगे सर? बीएमओ सर से हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बीएमओ डीआई क्या जहाँ पे है? आपके बैठते हैं वहाँ पे। हमारे कोई और हेल्प पार्टनर कुछ पूछना चाहते हो या फिर मेरे ख्याल से काफी अच्छी चर्चा रही है अभी हमारी, तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं अगर किसी का कुछ और डाउट ना हो तो। सर एक बात हम और पूछना चाह रहे थे, जैसे कल हमारे यहाँ से आए सिविल सर्जन सर आए चेक करने के लिए, ठीक है? तो हम तो पहले तो उसको सटा दिए अपना गेट जान करके सर कहीं चेक कर लेगा पता नहीं, डर से हम चेक कर दिए। जियो का मेरे पास रजिस्ट्रेशन था, फिर भी चेक करने के लिए आया था, तो हमने सटा के चल दिया यहाँ से। उसमें मान लीजिए खुला रहता है, पकड़ता तो हमको कुछ बोलता है या नहीं बोलता सर? बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट अभी हमारा वेबिनार जो है डॉक्टर्स के लिए है, तो शायद डॉक्टर से संबंधित कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए हो तो आप एक बार डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए, क्योंकि हमने ओके काफी सर, कीमती समय डॉक्टर से लिया है ओके और चाहते हैं कि उसको बढ़िया से यूटिलाइज करें हम। और आपसे मैं कनेक्ट करता हूँ उसके ऊपर। ठीक है सर, ठीक है ठीक। हेलो हेलो। जी जसवंत जी। हेलो। हाँ जी जसवंत जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरे पास पेशेंट है अभी एक, इनका मैंने एलएफटी करवाया सर। तो इसमें एसजीपीटी काफी बड़ा हुआ आ रहा है सर, 325 आ रहा है, एसजीओटी आ रहा है 231 को। कितनी एज कितनी है? एज है सर इसकी 18 साल। 18 साल एज है इसकी। और एसजीपीटी एसजीओटी कितना आ रहा है? 300 और एसजीपीटी आ रहा है सर 325 और एसजीओटी आ रहा है सर 231। और रेशियो कितना है? एसजीपीटी एसजीओटी रेशियो कितना है? एसजीपीटी एसजीओटी एसजीपीटी का रेशियो सर 40 0.40 0.4 0.2 0.40 0.40 है। अच्छा, कोई सिम्टम्स है इसको बच्चे को? सिम्टम्स तो सर अभी अभी इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लाइट सांस लेने में पीलापन लग रहा है इसमें, और ब्लूरिबिन भी बना हुआ आ रहा है सर। सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, थकावट हो रही हो, उल्टियां हो रही हो, ऐसा कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रही है? नहीं, हल्का सा वीकनेस महसूस हो रही है सर। वीकनेस महसूस हो रही है इसको? जी। अच्छा ठीक है, इनको विटामिन ई कैप्सूल दें, ठीक है, और कैल्शियम विटामिन दें, आयरन की टैबलेट दें। हीमोग्लोबिन कितना है इसका? हीमोग्लोबिन नहीं करवाया सर। एचबी नहीं कराया? एक बार इसका एचबी और करा लें, ठीक है? जी। उसके बाद आप जसवंत जी से इसको यही दिखा कहना देना। चाहूंगा सर कि जैसे आप एक बार जो डॉक्टर ने टेस्ट बताए वो करवा के और फिर डॉक्टर को दिखाएं, आप कंसल्टेशन करवाएं वहाँ पे, फिर वो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर भी यहाँ पे, जैसे अभी तो हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो एक मरीज के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहेगा। अगर कॉमन क्वेश्चन है कुछ हमारे किसी हेल्थ पार्टनर का भी जो सभी के लिए हमारे लाभकारी हो तो हाँ पूछ सर, सकते हैं। मैं से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार कुशवाहा सर। हाँ जी सर, बताइए। जी बोलें। सर एक पेशेंट है, हम्म। वो एड़ी में ज्यादा दर्द रहता है अभी 10-15 दिन से। एज कितनी है?
एज 32 साल, महिला है। महिला है। एक बार उनका क्या नाम है एडी का एक्सरे करा के देखेंगे, कैलस फॉर्मेशन भी हो सकता है, हड्डी बढ़ सकती है। ठीक है। दोनों पैर में है, दोनों पैर में, हेलो। दोनों पैर की एड़ियों में दर्द हो रहा है। हाँ, तो दोनों पैर की एडी का हड्डी बढ़ सकती है, जिसको बोलते हैं कैलस फॉर्मेशन। अगर वो बढ़ रहा होगा तो एक्सरे में आएगा, उसको एक्सरे करा के देखेंगे एक बार। झंझनाहट वाला दर्द होता है कि नॉर्मल दर्द होता है? नॉर्मल दर्द है। बीपी सही है उसका? बीपी ठीक है? हाँ, बीपी सही है। पैरों पे सूजन तो नहीं होती है? नहीं, सूजन नहीं है। सूजन नहीं होती है, ठीक है। एक बार उनको एक्सरे रिकमेंड करो, एक बार उनका एक्सरे करा के दिखाएं। इन्वेस्टिगेशन सब जांच करा लें, ब्लड की जांच। ब्लड की जांच नहीं, इसका एक्सरे करा के देखें एक बार। ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर जैसे अगर किसी पेशेंट को सर हम ड्रिप दे रहे हैं सर, ऑन दैट टाइम अगर सर कुछ फीवरिंग होने लगा सर पेशेंट को, सर उस कंडीशन में सर क्या करेंगे? उसको हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। हम किसी को ड्रिप देते हैं, आपने ज्यादा हाई स्पीड से ड्रिप दे दी तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। उसको ड्रिप को हमें वहीं पे स्टॉप करना है, फिर उसको धीरे धीरे देना है। अच्छा अच्छा हाँ सर, कंट्रोल हो जाएगा सर फीवरिंग उसका? हाँ, शिवरिंग उसका कंट्रोल होगा। जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, हम कोई सी बाहर से जब फ्लूइड चढ़ता है बॉडी में तो बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। ठीक है, तो किसी किसी पेशेंट में शिवरिंग होने लगती है। ठीक है, उसके लिए फिर बहुत सारा ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि हम उसको उस समय क्या देंगे। कभी कभी स्टेरॉइड भी देना पड़ता है एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा ठीक है, पर वो ऐसे हम उसको प्लान नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हम उसको स्टेरॉइड नहीं दे सकते उस समय। ठीक है। यस हाँ। तो मेरे ख्याल से सर इसको हम अभी के लिए क्लोज करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही सर, और आपने अपना कीमती समय दिया। और सभी हेल्थ पार्टनर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और ज्वाइन किया। काफी अच्छी चर्चा रही है हमारी ये। तो सर इसको क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।